अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा तीसरा लेक्चर है इम्यूनिटी चैप्टर 13 के ऊपर। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने से पहले दो लेक्चर डिलीवर किए थे उसमें हमने इम्यून सिस्टम में दो लाइन ऑफ डिफेंसेस पर बात की थी, जिसको हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का नाम दिया था। अब ये जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। ठीक है जी। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। देखिए जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी, उसका ताल्लुक देखिए, अगर आपने वो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के हमने जो इनिशियल डिस्कशन की थी तो वहाँ आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करता है। एक इन्नेट इम्यून सिस्टम कहलाता है, जिसमें हमने कहा था कि इन्नेट इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। और दूसरा हमने कहा था एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर मैंने कहा था कि ये हमारी बॉडी में स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है। और यही दरअसल ये जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो लाइन ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इम्यून सिस्टम की ये तीसरी और आखिरी हमारी डिफेंस लाइन होती है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस थी उसमें हमने फेगोसाइट्स के हवाले से बात की थी कि जो कुछ WBCs ऐसे होते हैं जो फेगोसाइट्स के तौर पर वर्क करते हैं। तो ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें जो सबसे पहली जो मैंने डायग्राम बनाई है वो एक फेगोसाइट की डायग्राम बनाई है, जिसे हम मैक्रोफेज कहते हैं। अच्छा, ये मैक्रोफेज जिस तरह से काम कर रहा है, एक और फेगोसाइट भी होता है, उसका भी यही इसी तरह का रोल होता है, जिसको डेंड्राइटिक सेल भी कहा गया था। तो जाहिर सी बात है कि हमें एक को हम डिस्कस कर लेते तो दूसरे के अंदर भी इसी तरह का काम हो रहा होता है। तो ये मैक्रोफेज जो है ये फेगोसाइट है, ये बेसिकली जो कि फेगोसाइटोसिस के ज़रिए पैथोजन को किल करता है। वो मैकेनिज़्म भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बयान किया था, लेकिन यहाँ फिर इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए हम इसको यहाँ दोबारा से डिस्कस करके फिर हम इसका रिलेशन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ कैसे कनेक्ट होता है वो हमें बात करनी है। देखिए ये मैक्रोफेज है और मैक्रोफेज इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक पैथोजन को इनगल्फ कर रहा है। और ये जो इनगल्फ करने का मैकेनिज़्म है और फिर इनगल्फ के बाद डाइजेस्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। सूडोपोडिया की मदद से इसको इनगल्फ किया जाता है। फिर ये एक फूड वैक्यूल की शक्ल में ये मैक्रोफेज के अंदर पैथोजन दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। और फिर ये जो हमने ग्रीन कलर के छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं, इनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं, जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो अपने एंजाइम इस फूड वैक्यूल में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर मौजूद जो पैथोजन है उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अच्छा, पैथोजन की बॉडी जब डिस्ट्रॉय होती है तो उस पैथोजन के जो बॉडी सरफेस होती है उसके ऊपर कुछ सरफेस प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वो सरफेस प्रोटीन अलग कर दिए जाते हैं और उन सरफेस प्रोटीन्स को एंटीजन्स कहा जाता है। ये एंटीजन इस फूड वैक्यूल के अंदर जमा हो चुकी हैं। मतलब मैं और आसान कर दूं, जब पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके जिस्म के जो बाकियात होते हैं, उसके बॉडी के जो कंपोनेंट्स होते हैं बचे कुचे, उनको हम एंटीजन्स कहते हैं। तो ये एंटीजन्स जो हैं ये हमें वैक्यूल के अंदर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये जो एंटीजन्स हैं, इन एंटीजन्स को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को फंक्शनल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए ये जो एंटीजन्स हैं, एंटीजन्स इनको मैक्रोफेज एक्सपोज करता है।
एक्सपोज करने के लिए उसके अपने पास एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है MHC2, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। इसकी मदद से ये एंटीजन जो है, ये रेड कलर का जो इस पे आपको ये पार्टिकल दिखाई दे रहा है, दिस इज एंटीजन। इट इज एक्सपोज्ड बाय the MHC2 which is the part of the macrophage। macrophage या जो भी डेंड्राइटिक सेल भी, जो भी सेल इस एंटीजन को एक्सपोज कर सकता है, तो एक्सपोज करने के लिए उसके पास MHC2 का होना ज़रूरी है। और ये MHC2 डेंड्राइटिक सेल के अंदर भी होते हैं और ये MHC2 मैक्रोफेज के अंदर भी पाया जाता है। और ये जो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए एक पैथोजन को पहले तो डाइजेस्ट किया गया, डाइजेस्ट करने के बाद उसके अंदर मौजूद जो उसके सरफेस प्रोटीन्स से उनको एंटीजन के तौर पर एक्सपोज किया जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये अमल कहलाता है एंटीजन प्रेजेंटेशन। और अगर हम इसको ऐसे कहें, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब इसको अगर मैं एब्रीविएशन बना दूं तो मैं इसको APC कहूँगा। APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दो इक़साम के WBCs को कहा जाता है। एक का नाम है मैक्रोफेजेस और दूसरी जो टाइप है वो है डेंड्राइटिक सेल। और उसकी वजह क्या है? बिकॉज बोथ ऑफ दीज सेल्स हैव MHC2, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2। इसकी मदद से एंटीजन को एक्सपोज करना होता है। और MHC2 जो है वो मैक्रोफेजेस में भी पाया जाता है और डेंड्राइटिक सेल में भी पाया जाता है। इसलिए दोनों जो सेल्स हैं वो APC कहलाते हैं, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाइए, बात करते हैं। अच्छा, अभी एंटीजन प्रेजेंट हो गई। एंटीजन प्रेजेंट करने के साथ साथ मैक्रोफेज एक और अहम काम अंजाम देते हैं, और वो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, उसका नाम है इंटरल्यूकिन 1, IL-1। ये जो हमने लिखा है IL-1, इंटरल्यूकिन 1, ये भी सिक्रीट होता है और एंटीजन भी एक्सपोज हुई हुई है। ये जो IL-1 है ना, ये इसका काम होता है कि इट अट्रैक्ट द हेल्पर T सेल्स टुवर्ड्स द मैक्रोफेज। ये जो जहाँ से IL-1 सिक्रीट हो रहा होगा, हेल्पर सेल, T हेल्पर सेल जिसको हम कहते हैं, ये नज़र आ रहा है T हेल्पर सेल या हेल्पर T सेल। ये जो है ये T सेल, T हेल्पर। ये T हेल्पर सेल जो है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि T हेल्पर सेल की जो बाउंड्री होती है, इसके ऊपर ख़ास किस्म का रिसेप्टर लगा हुआ होता है। और उस रिसेप्टर को कहते हैं, ये जो नज़र आ रहा है, ये जो रिसेप्टर लगा हुआ है, ये कहलाता है T सेल रिसेप्टर। T सेल रिसेप्टर, TCR। ठीक है, अब ये TCR का मतलब क्या है वो मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आप भूलें नहीं। जहाँ TCR लिखा हुआ है, इसका मतलब है T सेल रिसेप्टर। तो ये T सेल रिसेप्टर का काम क्या है, ये किस काम आ रहा है? आप कहेंगे डायग्राम ये शो कर रही है कि ये जो T सेल रिसेप्टर है, इसकी मदद से हेल्पर T सेल MHC2 जिसके ऊपर एंटीजन लगी हुई है उसके साथ आकर अटैच हो गया। ठीक है, तो इसको अट्रैक्ट किसने किया था? ये इस केमिकल ने, IL-1 ने अट्रैक्ट किया था, और ये एंटीजन इसके ऊपर एक्सपोज हुई हुई थी। तो IL-1 की वजह से हेल्पर T सेल जो ब्लड सर्कुलेशन में इधर उधर मौजूद था वो अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के बाद मैक्रोफेज के नज़दीक पहुंचता है, फिर जहां उसको MHC2 जिस पर एंटीजन लगी हुई है उसके साथ वो अपने TCR, T सेल रिसेप्टर की मदद से आकर अटैच हो जाता है। अब अटैच होने के बाद हेल्पर T सेल मुख्तलिफ़ इक़साम के केमिकल सिक्रीट करता है, और वो तमाम जो केमिकल्स हैं वो कलेक्टिवली उनको एक नाम दिया जाता है, उनको हम कहते हैं साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस की बहुत सारी टाइप्स हैं हमारी बॉडी में। ठीक है,
यहाँ पर जिन साइटोकाइन का तस्करा किया गया है वो साइटोकाइन है इंटरल्यूकिन 2। तो ये इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करने लगता है। कौन सिक्रीट करता है? इंटरल्यूकिन 2 टी हेल्पर सेल, इसके अंदर से केमिकल सिक्रीट होता है। और इंटरल्यूकिन 1 किसने सिक्रीट किया था? मैक्रोफेज ने, एपीसी ने सिक्रीट किया था, ठीक है, हेल्पर टी सेल को अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो IL-2 सिक्रीट होता है, ये IL-2 जो है वो दो इम्यून सेल्स को, या दो टाइप्स के इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कौन कौन से दो सेल हैं? तो आप देख रहे हैं कि इंटरल्यूकिन 2 के साथ जो हमने कनेक्शन दिखाया है, किसका दिखाया? स्टिमुलेट बी सेल, यानी ये लिम्फोसाइट की वो टाइप जिनको हम बी लिम्फोसाइट या बी सेल कहते हैं, उनको भी IL-2 स्टिमुलेट करता है। और उसके साथ साथ और किसको स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट टी सेल्स, यानी टी लिम्फोसाइट्स। दो टाइप के वाइट सेल्स को स्टिमुलेट किया जा रहा है, और ये जिम्मेदारी, इस स्टिमुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्पेशल टाइप के साइटोकाइंस की, और वो साइटोकाइंस क्या कहलाते हैं? इंटरल्यूकिन 2, IL-2। अच्छा, भी अब ये साइटोकाइन या इंटरल्यूकिन 2 करता क्या? इसका काम ये होता है कि ये बी सेल और टी सेल को ना उस पैथोजन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन सा पैथोजन? जिसकी वजह से ये सिलसिला शुरू हुआ था, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैथोजन। उस पैथोजन की इंफॉर्मेशन कि उसकी बॉडी कैसी है, उसकी आउटर सरफेस कैसी है, ठीक है। अब आगे हमारे ये बी और टी सेल जो हैं उस पैथोजन को मारने का इंतज़ाम करते हैं। अब वो कैसे होता है? देखिए, जो बी सेल होते हैं ये जब स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेट होने के बाद ये दो नई टाइप के बी सेल बनाते हैं। बी सेल की दो नई वैरायटीज़ पैदा करते हैं, डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं बी सेल, और डिवाइड होने के बाद दो तरह के नए बी सेल प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक टाइप बी सेल की कहलाती है प्लाज्मा सेल, और दूसरी टाइप कहलाती है मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल का काम होता है सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज़। हमारे ब्लड में ये एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करते हैं। एंटीबॉडीज़ वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स हैं जो पैथोजन को मारने की सलाहियत रखते हैं। किस पैथोजन को मारने की सलाहियत रखते हैं? उसी पैथोजन को मारने की सलाहियत रखते हैं जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, क्योंकि वो इंटरल्यूकिन 2 ये सारी इंफॉर्मेशन दे देता है उसको। दूसरी बात, ये जो साथ में पैरेलल जो मेमोरी बी सेल बन रहे हैं, इनका काम क्या होता है? दे वर्क इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में वर्क करते हैं। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि व्हेन द सेम पैथोजन इन्वेड इनटू द बॉडी सेकेंड टाइम, जब कभी भी सेम पैथोजन सेकेंड टाइम बॉडी में आएगा ना, उसकी मौजूदगी को महसूस करते ही ये जो मेमोरी सेल होते हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड और दे आर कन्वर्टेड इनटू न्यू प्लाज्मा सेल। ये भी प्लाज्मा सेल बन जाते हैं। और प्लाज्मा सेल बनने का मतलब क्या हुआ? प्लाज्मा सेल क्या काम करते हैं? फिर वही काम जो पीछे बताया, सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये भी एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई पैथोजन पहली मर्तबा बॉडी में आता है ना, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी में इन्वेड होता है तो उसका जो सेकेंड टाइम का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यानी यहाँ से भी एंटीबॉडीज़ की वजह क्या है? देखिए, एक तरफ तो ये पुराने वाले प्लाज्मा सेल तो एंटीबॉडी सिक्रीट कर ही रहे थे, ये नए बन गए, ठीक है। और प्लस वो शुरू वाला अमल भी तो शुरू होगा, ये वाला, ये जो पहला प्रोसेस है ये भी इनिशिएट होगा। कुछ पैथोजन को मैक्रोफेज इनगल्फ करके वो दोबारा से उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे जो फर्स्ट टाइम में हुआ था। तो इससे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, अभी रिसेंट हम सब लोगों ने कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया था, तो आपको याद होगा कि हमने 2 उसकी डोजेज़ ली थी और बहुत सारे लोगों ने 2 या 2 से ज़्यादा भी
तो उससे ज़्यादा डोजेज भी ली थी, जिसको थर्ड डोज को बूस्टर डोज कहा जाता है। मतलब ये कि पहली डोज में हमारी बॉडी में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बनता है, फिर जब सेकेंड टाइम वही पैथोजन आता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है, तो वो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। अब बच्चों ये जो अमल है ना, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है हमारी बॉडी में, इसको नाम दिया जाता है हिमोरल इम्यूनिटी का। ये जो एंटीबॉडीज़ बनने का अमल हुआ है ना, हिमोरल इम्यूनिटी, यानी किलिंग ऑफ पैथोजन बाय स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर नोन एज एंटीबॉडीज़। तो पैथोजन को अगर एंटीबॉडीज़ की मदद से डिस्ट्रॉय किया जाए तो ये जो डिस्ट्रक्शन का मैकेनिज्म है, इसको हिमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। एक और रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी में, अभी हमने टी सेल की बात करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स पैदा करेंगे इसको नाम दिया जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है देखिए, जो इंटरल्यूकिन 2 की हम बात कर रहे थे, इंटरल्यूकिन 2 जब टी सेल को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करने का मतलब है उस पैथोजन की फॉर्मेशन देगा। तो अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये 4 इकसाम के WBCs बनाते हैं, 4 इकसाम के वाइट सेल्स, ये 4 इकसाम के टी सेल प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल का फंक्शन तो आपने देख लिया, ऊपर क्या काम कर रहे हैं, ये तो ब्रिज है एक तरह से देखा जाए। टी हेल्पर सेल हिमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों इम्यूनिटीज़ के बीच में हेल्पर टी सेल जो है वो ब्रिज का काम करते हैं। तो मज़ीद क्योंकि पहले वाले जो अमल हुआ था उसमें बहुत सारे टी हेल्पर सेल कंज्यूम हो चुके होते हैं, तो नए टी सेल की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो स्टिमुलेटेड टी सेल्स हैं, दे आर कन्वर्टेड, सम ऑफ देम आर कन्वर्टेड इनटू टी हेल्पर सेल। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये क्या काम करते हैं? ये वही काम करेंगे जो साइटोटॉक्सिसिटी हमने कहा था ना, किलिंग ऑफ पैथोजन बाय साइटोटॉक्सिसिटी, किलिंग ऑफ पैथोजन बाय साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी आपको याद होगा, मैंने जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस थी उसमें साइटोटॉक्सिसिटी नेचुरल किलर सेल का फंक्शन भी बताया था। ठीक है, तो वही काम ये अंजाम देते हैं। लेकिन वो जो नेचुरल किलर सेल थे, तो हमने कहा था कि वो वायरली इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन इनको दी गई है। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि नेचुरल किलर सेल पैथोजन, उनका काम ये था कि वो 2 तरह के केमिकल सिक्रीट करते थे। पहले परफोरिन सिक्रीट करते हैं जो टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन में पोर्स पैदा करता है, फिर ग्रैंजाइम नामी केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि टारगेट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं ग्रैंजाइम, और पेनिट्रेट करने के बाद उस टारगेट सेल में लाइसिस कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये साइटोटॉक्सिसिटी कहलाता है। वो अगर आप लेक्चर 2 देख लेंगे तो वहाँ से दोबारा से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, टी मेमोरी सेल क्या काम करते हैं? TM, इनका काम क्या होता है? टी मेमोरी सेल का काम ये होता है, थर्ड टाइप के जो सेल हैं इनका वही उसी तरह का काम है कि दे आर कन्वर्टेड, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टी सेल, बल्कि सॉरी, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू they are transformed into T cytotoxic cell, साइटोटॉक्सिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, जब सेम पैथोजन बॉडी में दाखिल होता है सेकेंड टाइम, तो फिर टी मेमोरी सेल जो हैं वो उनकी मौजूदगी को महसूस करते ही दे आर कन्वर्टेड इनटू टी साइटोटॉक्सिक सेल, यानी ये इनके जैसे बन जाते हैं, यानी ताकि आने वाले पैथोजन को डायरेक्टली जाके मारा जा सके। और वरना ये होता है कि मेमोरी सेल चाहे वो टी के हों चाहे मेमोरी सेल बी के हों, ये हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी में कई कई साल, बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी हमारी बॉडी में ऐसे ही पड़े रहते हैं इनएक्टिव कंडीशन में।
अगर वो सेम पैथोजन बॉडी में दाखिल ना हो तो। अगर वो आ गया तो वो ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मेमोरी बी सेल हैं तो वो प्लाज्मा सेल बन जाएंगे, मेमोरी टी सेल हैं तो वो साइटोटॉक्सिक टी सेल बन जाएंगे। सप्रेसर टी सेल जो थर्ड एंड जो लास्ट टाइप है सेल की, उनका काम क्या होता है, दे स्टॉप द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को रोकने का काम करते हैं। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों इम्यून रिस्पॉन्स को रोकने का काम करेंगे। क्या काम करते हैं, किसको रोकने का काम करते हैं, ये टी सेल को भी इनएक्टिव कर देते हैं और ये बी सेल को भी इनएक्टिव कर देते हैं। ये कब होता है, व्हेन sufficient amount of immunity is developed in our body, then the immune response must be stopped। जब वाफिर मकदार में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, एंटीबॉडीज़ बन गई हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, साइटोटॉक्सिक टी सेल बन गए हैं, ठीक है, एक लिमिट में या एक हद पे जाके इम्यून रिस्पॉन्स को रोकना भी होता है। तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को, चाहे वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी का इम्यून रिस्पॉन्स हो, चाहे वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स हो, उसको रोकने वाले जो सेल्स होते हैं वो सप्रेसर टी सेल या टी सप्रेसर सेल कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से ये हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का जो टॉपिक था बच्चों, ये भी मुकम्मल हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये तमाम बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। एक आखिरी चीज़ के हमारी बॉडी में, ये तो इम्यून सिस्टम की टाइप से, एक चीज़ और होती है इम्यूनिटी की टाइप्स। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर मेरी एंटीबॉडीज़ हैं या मेरी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स बना है, ठीक है, इम्यूनिटी किल द पैथोजन in the same body where it is formed। जहां इम्यूनिटी बनी है, जहां ये डेवलप हुई इम्यूनिटी, अगर उसी बॉडी में पैथोजन को मार रही है तो ये एक्टिव। और पैसिव में क्या होगा, इम्यूनिटी develop in our body, kill the pathogen in another body। एक जानदार में बनने वाली इम्यूनिटी किसी और की बॉडी में जाके अगर पैथोजन को मारे तो इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसकी दो टाइप्स हैं। एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है नेचुरल एक्टिव और एक कहलाती है आर्टिफिशियल एक्टिव। इसी तरह से जो पैसिव इम्यूनिटी है इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल पैसिव और एक कहलाती है आर्टिफिशियल पैसिव। अच्छा, अब एग्जाम्पल से बात वाज़ेह होगी। देखें, नेचुरल एक्टिव का मतलब है, देखिए इसमें होता है कि इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर द रिकवरी ऑफ एन इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन की रिकवरी के बाद जो इम्यूनिटी बनती है हमारी बॉडी में, उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल मैं इसकी देता हूँ, चिकन पॉक्स इन्फेक्शन एक बार अगर किसी को हो जाता है तो वो दोबारा नहीं होता। ठीक है ना, ये आपने सुना होगा कि एक बार, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो
हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वो थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी में वर्क करती रहती है। फिर वो एक अलग है, आपके किसी के ध्यान में सवाल आ रहा होगा कि सर हमें 2 बार हुआ था ये इन्फेक्शन, तो वो फिर डिपेंड करता है कि किसी किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसको यानी सेकेंड टाइम भी हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में नहीं होता। अच्छा, आर्टिफिशियल पैसिव, ये कौन सी इम्यूनिटी होती है? ये वो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद पैदा होने वाली इम्यूनिटी, ठीक है ना। जैसे हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा ली, ठीक है, तो ये कहलाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस बी या कोरोना वायरस के खिलाफ जो इम्यूनिटी बनी है, एंटीबॉडीज़ वगैरह बन गई हैं, वो किस वजह से बनी है? आप कहेंगे वैक्सीन दाखिल करके बनवाई गई हैं। तो ये कोई कुदरती अमल तो नहीं है ना, ये वैक्सीन तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनाते हैं और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है ये। अब दूसरा कौन सा है? पैसिव इम्यूनिटी। यानी पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि एक जानदार में इम्यूनिटी बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, किसी और की बॉडी में जाके पैथोजन को मारेंगी। अब नेचुरली ये अमल जो है, इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम क्लोस्ट्रम क्या होता है? फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड आफ्टर द बर्थ। बेबी की बर्थ के बाद मदर के मेमरी ग्लैंड से जो इनिशियल, मेमरी ग्लैंड का जो नॉर्मल फंक्शन है वो है मिल्क सिक्रीशन, लेकिन बेबी की बर्थ के बाद मेमरी ग्लैंड से एक ट्रांसपेरेंट सिक्रीशन रिलीज होती है, उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। और ये जो क्लोस्ट्रम है ये न्यूली बॉर्न बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और वो बेबी अगर वो इनटेक कर लेता है तो वो बहुत सारी, क्योंकि जो पैदा हुआ बच्चा होता है उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, वो इम्यून सिस्टम वर्क करना शुरू करता है, तो उसको ख़तरा होता है बहुत सारे इन्फेक्शंस का। तो जब वो क्लोस्ट्रम इनटेक कर लेता है तो वो बच्चा बहुत सारे इन्फेक्शन से महफूज हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए आर्टिफिशियल पैसिव, इसमें ये होता है कि इम्यूनिटी against the रेबीज़ वायरस। रेबीज़ वायरस के ख़िलाफ़ जो हम इम्यूनिटी इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए रेबीज़ वायरस कौन सा वायरस होता है वो आप सब जानते हैं कि डॉग बाइट से कोई पागल कुत्ता अगर किसी इंसान को काट लेता है तो उस इंसान को, जो विक्टिम है, जो इंसान, उस इंसान को इंजेक्टेबल फॉर्म में कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। वो पुरानी मिसाल सब ने सुनी हुई है कि वो कुत्ता काट लेता है तो 14 टीके लगते हैं पेट में, ठीक है ना। तो अब वो 14 तो का दौर तो वो तो बहुत पुरानी बात थी, अब 3 इंजेक्शंस लगते हैं। तो वो जो दवा है जो पेशेंट विक्टिम की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, उसमें क्या होता है, रेबीज़ वायरस के खिलाफ बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ जो है ना, ये मुख्तलिफ एनिमल्स में प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, ठीक है। और कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? रेबीज़ वैक्सीन को जानवरों में दाखिल कर दिया जाता है। अब जानवर के ब्लड में, उस एनिमल के ब्लड में उस वैक्सीन के आ जाने की वजह से क्या बनना शुरू हो जाती है? एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। अब जब एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डॉग बाइट का जो विक्टिम होगा उसको इंजेक्ट की जाएंगी। अच्छा, अब आपको पता है कि एंटीबॉडी एक जानवर में बनी और काम किसके आ रही है? हमारे काम आ रही है, तो इसका मतलब है पैसिव हो गया ना, एक जानदार में इम्यूनिटी बन रही है, दूसरे के अंदर काम कर रही है। अच्छा, अब ये बताइए जिसमें इम्यूनिटी बनी उस जानवर में ये इम्यूनिटी नेचुरली बनी या किसी मसनूई तरीके से बनवाई गई? आप कहेंगे वैक्सीन दाखिल करने का मतलब है, पीछे बता चुके हैं आपके, ये तो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है, इसलिए इस अमल को कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है भाई। तो ये बच्चों, ये इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी की टाइप, ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है ना।
और ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। उम्मीद है कि इन लेक्चर से काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी तैयारी में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिर वो इंशाल्लाह किसी और चैप्टर पे हम बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।